जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं टीवी भारत और न्यूज़ अंकित सिंह के साथ। लोकसभा का चुनाव काफ़ी करीब आ चुका है और सारे प्रत्याशी अपनी जीत की उम्मीदें लेकर के मैदान पे उतर चुके हैं। आज हमारे साथ बसपा प्रत्याशी अशोक पांडे जी भी हैं और इनसे भी बात करेंगे कि आखिर इनकी क्या मजबूरी है जो ये लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्योंकि एक नारा भी चल रहा है जब से इनकी फ़ोटो वायरल हुई है कि अब की बार उन्नाव का लाल। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है टीवी भारत और न्यूज़। जी धन्यवाद अंकित। आपकी ऐसी क्या मजबूरी है कि आप लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं? नहीं, मैं मजबूरी या महत्वाकांक्षा में चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। पिछले 25 वर्षों से उन्नाव में जो हमारे सांसद चुन के जा रहे हैं, उन्होंने इस जिले का कुछ भी विकास, अगर पूरे 25 साल का कैलकुलेशन करें गणित की दृष्टि से, तो जीरो विकास हुआ। तो ये पीड़ा है, ये मैंने नहीं तय किया। हमारे साथ में 20 साल से यहाँ समाज सेवा के काम में लगा हुआ तमाम काम कराता हूँ, हर जाति हर धर्म हर के। तो बहुत लोगों ने मुझे कहा, भैया एक बार आप लड़ जाओ, हम आप साथ हैं। हमने कहा, भाई हमारी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है, ईश्वर की कृपा से अब मेरे ऊपर ऐसा कोई दायित्व नहीं है। भाई आदमी के जीवन का लक्ष्य होता है कि बच्चे सेट हो जाए, हमारे भगवान के सारे बच्चे सेट हो गए। आपका सेवा ही बचा है मेरे सामने, और कोई लक्ष्य नहीं। भाजपा सरकार को छोड़ के आप बसपा पे गए, इस पे क्या कहना? नहीं, भारतीय जनता पार्टी, मैं उस धारा में मुझसे बड़ा राम भक्त या मुझसे बड़ा भाजपाई अगर कहा जाए, अगर भाजपा को आप उस तरह से देख रहे हो, तो राम की बात करें तो जब 89 में पहली बार गोली चल रही थी, तब जो वहाँ लोग मौजूद थे उसमें एक अशोक पांडे भी था। मैं आज अखबार में रिपोर्टर था, गोली लग जाती तो मैं तो मर ही जाता। तो बात उसकी नहीं, पार्टी दलगत बात है ही नहीं। मैं दल की निष्ठा के हिसाब से चुनाव नहीं लड़ा। उन्नाव को इस बार न दल चाहिए न कोई दलदल चाहिए। उन्नाव की इच्छा है कि उन्नाव का आदमी हो तो कम से कम उन्नाव के बारे में सोचे, उन्नाव के विकास के बारे में सोचे। कितनी बेरोजगारी, हम दुनिया में एक ऐसा जिला है दुनिया में जिसका नाम है, यहाँ चंद्रशेखर आजाद, सूर्यकांत त्रिपाठी ने हाउस ऑफ लॉर्ड्स कॉमन्स पे जिनकी चर्चा होती थी, वो जिला इतना पिछड़ा हुआ, आज हम कहीं नहीं हैं। और ड्यू टू ये जो हमारे एमपी चुने जा रहे हैं, उन्होंने कभी कोई ध्यान ही नहीं दिया। इस कारण ये भाव भगवंत नगर और उन्नाव की, मतलब सैकड़ों लोग, सैकड़ों क्या करें, गिनती करें तो हजारों की संख्या में लोगों ने कहा, भैया आप लड़ो। तो आपके सामने मौजूदा सांसद साक्षी महाराज जी भी हैं, जो कि 2 बार से लगातार है, तीसरी बार हैट्रिक पर हैं। भाजपा ने उनके पर उम्मीद फिर से जताया और सपा से पूर्व सांसद हैं। तो इन दोनों लोगों से टकरा के आप चुनाव फाइट करेंगे। एक तरफ सांसद जी कह रहे हैं अब की बार हम 5 लाख पार, इस पे क्या कहना? देखो, कहने को सांसद जी स्वतंत्र हैं, 5 लाख कहते हैं, 15 लाख पार हैं, कोई बात नहीं। लेकिन जो उन्नाव का जनमानस है, मैंने जो बात पहले भी कही है, तो मुझे नहीं लगता कि मेरे मुकाबले सांसद महोदय या अन्य प्रत्याशी कहीं टिक पाएंगे, क्योंकि चुनाव चुनती जनता है। और जनमानस में वर्तमान सांसद के खिलाफ भी बहुत आक्रोश है, उनकी नीतियों के कारण, उनके व्यवहार के कारण। रही बात जो पूर्व सांसद और लड़ रही हैं, उनका ऐसा कोई जनाधार नहीं है, न उन्होंने उन्नाव के लिए जब वो 5 साल सांसद रहे ऐसा कुछ काम किया हो जिससे जनता कहे कि भाई उनको हम वोट दें। तो काफ़ी सारे सांसद चुनाव जीतने के बाद अपने कार्यालय से बाहर निकलते नहीं हैं और जनता जाती मिलने के लिए तो मिल भी नहीं पाती। तो क्या अशोक पांडे को जनता चुन करके लोकसभा भेज देगी, तो उसके बाद आपसे मिलने के लिए गरीब जनता आपके पास दरवाज़ा खुले रहेंगे कि उसी तरीके पुराने सांसदों की तरीके दरवाज़ा बंद हो जाएंगे? अंकित, दो बातें बताओ। जब जनता के बीच जा रहा हूँ, मैंने कभी बहुत पीड़ा भी उनको सुन के। एक जो है बहुत महिला 70-72 साल की होंगी, उन्होंने पुरानी बातें कहा है, बच्चा अब कहा होता है हमारे नाती को पुलिस पकड़ ले गया है। और जब हम गए न एक कांग्रेस वाले आदमी के साथ, तो कहें अच्छा सांसद से बात कराएं, फ़ोन किए तो सांसद जो है हम तो लंदन में हम तो हमका तो कुछ मिल नहीं पावा। दूसरा दृष्टांत एक, मतलब एक बहुत गरीब परिवार की बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मुझे लगा कि मैं सांसद से मिलूँ, मेरा दुख दर्द हो। उसका वीडियो वायरल हो रहा है बहुत ज़्यादा, कि मैं वर्तमान सांसद से मिलूँ, अपनी पीड़ा व्यक्त करूँ। तो उन्होंने कहा, मैं गए, लोगों ने कहा नहीं, उनका भाई
सांसद को मिलक है तो दिल्ली जाइए। लेकिन हम गरीब आदमी, हमारे घर में खाने को नहीं, और हम अपने जनप्रतिनिधि से मिलना चाहें तो हम 2000 रुपये खर्च करके दिल्ली जाएं। ये बड़ी पीड़ा है। मैंने कहा तुमने जो मुझसे पूछा, मैं तो इसी गांव में रहता हूँ, और मैक्सिमम अगर कहीं मैं दिल्ली, बम्बई, विदेश कहीं हूँ तो छोड़ के मैं गांव में रहता हूँ। मैं चुन जाऊँगा तो हमारे मतदाताओं के अधिकार होगा, रात को 2 बजे आवे, हमारा कान पकड़ के उठावे कि चलो हमको थाने में चलना है, ये काम है, हमारे साथ ये घटना हो गई। तो मैं अभी भी लोगों को उपलब्ध रहता हूँ, तब भी उपलब्ध रहूँगा। उन्नाव की इस बार यही मांग, ये जो फिरंगी आ गए हैं हमारे, इन फिरंगियों को वापस भेजो, इनको भगाओ और उन्नाव को जिताओ। मैंने पहले भी कहा, जाति, दल, निष्ठाएं इस चुनाव में बिल्कुल नहीं। इस बार आदमी ने सोच लिया कि हम अपने बीच का आदमी चुनेंगे, अब उन्नाव का आदमी चुनेंगे। अगर आप सांसद बन जाते हैं और आप शिक्षा से भी जुड़े हुए व्यक्ति हैं, तो कितने गरीब परिवार और मजदूर किसानों के उन बच्चों को जिसके पिता नहीं है, माता की आय 500 रुपये भी नहीं है, कितने बच्चों को आप फ्री शिक्षा देंगे? देखो अंकित, बड़ा अच्छा सवाल पूछा तुमने। हमारे पास देखिए डिग्री कॉलेज भी था और हमारा कॉन्वेंट स्कूल भी है। कॉन्वेंट स्कूलों में आपने देखा कहीं कोई रियायतें होती हैं। हमारे यहाँ ये पहला साल है, फिर भी 57 बच्चे, सभी को गरीब परिवारों के, वो बिना फीस के, बिना मतलब ट्रैवलिंग अलाउंस दिए, मतलब गाड़ियों का भाड़ा भी उनका हम दे रहे हैं। 57 बच्चे, ये पहला साल है हमारा। तो अगर मैं हो जाऊंगा तो मैं कोशिश करूंगा कि जो गरीबों के बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा मिले, अच्छी शिक्षा मिले। और जब शिक्षा की तुमने बात की, देखो आज उन्नाव में इतने सालों बाद एक अच्छा विश्वविद्यालय नहीं, एक अच्छा डिग्री कॉलेज नहीं है, एक कोई टेक्निकल इंस्टीट्यूट नहीं है, कोई जॉब ओरिएंटेड ऐसी संस्था नहीं है कि उन्नाव वाला कहेगा यार हम स्कूल में हमारा बच्चा पढ़ेगा तो नौकरी पा जाए। जबकि ऐसा होना चाहिए। तो देश की इतनी बड़ी लोकसभा, 25 लाख मतदाता, इतना बड़ा एरिया, तो हम बातें बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन हमारे सांसदों में देखिए सबसे बड़ी बात, वर्तमान सांसद की आपने बात की, आज 10 साल हो गए उनको लोकसभा में। 10 साल में उन्होंने उन्नाव के संदर्भ में एक भी सवाल, उन्नाव के लोक कल्याण के लिए एक भी प्रश्न लोकसभा में नहीं उठाया। 10 साल से उन्नाव के सांसद एक भी साल। अच्छा, ये कोई चुनावी आरोप तो है नहीं, लोकसभा का तो 1-1 मिनट की रिकॉर्डिंग है। 10 साल में उन्नाव के लिए एक भी सवाल वर्तमान सांसद ने नहीं उठाया। तो इनसे क्या आप पत्रकार भी थे, वरिष्ठ हैं, आपके आगे हम लोग बच्चे हैं, लेकिन आपको क्या पत्रकार समुदाय, जो भी उन्नाव जिला में बहुत सारे पत्रकार हैं, उनसे आपकी बात भी हुई होगी, जो वरिष्ठ हैं, चर्चा भी हुई होगी, तो उन लोगों से आपको क्या सपोर्ट मिलेगा? देखो कि तुमने ऐसा सवाल पूछा, पूरे देश में मैं अकेला आदमी हूँ जो हिंदी के 4 बड़े अखबारों में संपादक रहा हूँ। मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन मेरे हाथों से लगभग उत्तर प्रदेश में, बिहार में, पूरे हिंदी राज्यों में, या भी गैर हिंदी राज्य आंध्र प्रदेश तक में लगभग 250 से 300 बच्चे हैं जो हमारे हाथ की, मतलब जो जिनको मैंने रखा है। नौकरी देना मैं तो नहीं, कोई नौकरी तो ईश्वर देता है, संस्थान देता है, लेकिन कम से कम 250 बच्चे उत्तर प्रदेश में ही अकेले, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में ही अकेले 20 बच्चे ऐसे हैं जो स्थानीय संपादक हैं। जागरण में, अमर उजाला में, हिंदुस्तान में, और आंध्र प्रदेश में भी एक संपादक वो हमारा सिखाया हुआ है, हैदराबाद में उपस्थित। तो पत्रकारों के तो बहुत हो, हम अगर प्रचार में पूरे देश भर के पत्रकार आ जाए तो कई हजार संख्या हो जाएगी उनकी जो है, तो पूरी पत्रकार जाएगी। तो हमारा अधिकार ही बनता है कि हम उनसे भाई कुछ दक्षिणा मांगेंगे, अगर हमने कुछ सिखाया उन्हें तो उसकी भी पत्रकारों का सपोर्ट मिल रहा है पूरा। और अगर आप जीत के जाते हैं तो जो नवयुवक भाई गरीबी घर के, जिसके 7,000-8,000 तनख्वाह पे वो काम करते हैं, आप सांसद बनते हैं तो कितने लोगों को रोजगार देंगे अपने उन्नाव में? वो फैक्ट्री खोल के या किसी भी माध्यम से, जरूरी नहीं एक सांसद पूरे देश को बदल सकता है, लेकिन अगर आप पहल करेंगे उन्नाव से तो कितने लोगों को आप रोजगार दे सकते हैं? देखो, मैंने अभी जिस दिन हमारा टिकट फाइनल हो उस दिन भी कह रहे थे लोग, इतनी योजनाएं हैं, आप तुम पत्रकार भी हो, इतनी योजनाएं, इतना पैसा है, अरबों खरबों रुपया बेकार चला जाता है। दुनिया की तमाम बड़ी संस्थाएं सोशल वेलफेयर के लिए, एजुकेशनल वेलफेयर के लिए, हेल्थ वेलफेयर के लिए, लेकिन कोई सांसद कभी सोचता नहीं उसका जनता जाए भाड़ में। तो मेरा पहला उद्देश्य है कि जो मुख्य 3 चीज़ें हैं, स्वास्थ्य है, शिक्षा है और बेरोजगारी जो उन्नाव की, मैं तो कोशिश करूंगा कि उन्नाव के हर एक घर को, हर घर में
एक नौकरी मेरे माध्यम से मिले, चाहे प्राइवेट सेक्टर में मिले, चाहे सरकारी सेक्टर में मिले, कहीं सरकारी में तो कम है, लेकिन उनको रोज़गार सिर्फ नौकरी नहीं, कुछ ऐसे काम हो। इतनी बड़ी बड़ी जो है इंडस्ट्रीज़ आ रही हैं, ऐसी इंडस्ट्रीज आ रही हैं पर्यावरण में, इसमें हज़ारों लोग नौकरी पा सकते हैं, लेकिन कोई प्रयास करे तब ना। एक बहुत बड़ी परियोजना आने वाली थी उन्नाव जिले में, लेकिन आ ही नहीं पाई, क्यों न सांसद ने ध्यान दिया, न कुछ किसी ने ध्यान दिया, तो उनमें ही हज़ारों बच्चे नौकरी पा सकते हैं या अपने अर्निंग का रास्ता पैदा कर सकते हैं। अगर सांसद चाहे, सरकार, बहुत कुछ हो सकता है। मैं नहीं सोचता कि इन 25 सालों में हमारे सांसदों ने 5 आदमियों को भी नौकरी का वो किया होगा। और आपसे ज़्यादा समय नहीं लेंगे, एक लास्ट सवाल है, क्योंकि कई सारे हमसे काफ़ी उम्र में बड़े, हमारे बड़े भाई पिता के समान भी हैं, वो लोग हमको यूट्यूबर कहते हैं। ठीक है, काफ़ी जगह पे आपने देखा होगा हम थोड़ा सा कड़वा कह देते हैं, क्योंकि ये सवाल बनता है। नेशनल 31 पे आज की डेट में हम रहे थे टोल प्लाजा से 500 मीटर ज़्यादा, तो कहता है योगी जी की सरकार है, बड़ी सख्त सरकार है, तो इसका मतलब 10 रुपए की घूस हो गई, 10 गुनी हो गई, और वो कहता ये है कि योगी जी की सरकार बड़ी सख्त सरकार है। आप इससे समझ सकते हैं भ्रष्टाचार, आम कॉमन मैन से पूछिए, तो आपको पता चल जाएगा कि जो है कितना व्यापक भ्रष्टाचार है, आप सोच नहीं सकते। एक बात ये बोल दे, चंद्रिका माता जी का जो दरबार है, वहाँ पे उस दिन हम मौजूदा सांसद से सवाल किया था और आज अन्नू टंडन जी से भी सवाल किया, लेकिन दोनों लोगों ने जवाब नहीं दिया। आप क्षेत्र के हैं और आपके पास में ही चंद्रिका माता का दरबार है, और योगी आदित्यनाथ ने ये भी कहा था कि मंदिर से विकास होता है, और ये बात सत्य है, विकास होता है, लेकिन मंदिर के कितने % विकास हुआ आप ही जानते हैं। वहाँ पे जितनी योजनाएं हैं सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी हुई हैं, तो कम से कम चंद्रिका माता के दरबार को सही कराया जाए। तो आप जैसे ही जीत के जाते हैं तो चंद्रिका माता जी का दरबार सही करवा देंगे। मेरे मन में है, मैं सांसद बना, इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है, बनूंगा ही, तो माता चंद्रिका को देवस्थानम जैसा शानदार बनाऊंगा। लोग जाएंगे तो उनका बड़ा नाम, उनको मैं देवस्थानम जैसा महत्वपूर्ण बनाऊंगा, वहाँ लोग आएंगे, पर्यटन की दृष्टि से उसको बहुत अच्छी तरह से विकसित किया जाएगा। आज मैंने कहा ना, उन्नाव दुनिया में मशहूर हो सकता है, इतने साहित्यकार, इतनी क्रांति, चंद्रशेखर आजाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, आचार्य दुलारे वाजपेयी, राजा राम भगत सिंह, गुलाब सिंह लोधी, कितने क्रांतिकारी, कितना नारायण मिश्र, हरिश्चंद्र पांडे, कितने लोग, इवन भगवती चरण वर्मा, लेकिन किसी भी आदमी ने, आप ये बताओ, हमारे काका बैसवारी, चंद्रभूषण तिवारी, रमई काका, जिन्होंने रिकॉर्ड बनाया आकाशवाणी पर कंटिन्यूअस, हमेशा नहीं कोई पीछे छोड़ा उन्होंने। क्या है उनके गांव में, चल किसी ने ये भी नहीं सोची उनका भव्य स्मारक, भव्य प्रतिमा, कोई भव्य लाइब्रेरी उनके नाम, हीरा जी के नाम पे गढ़ापुरों में कितना कांग्रेस समझ हो रहा है, लेकिन आज भी क्या स्थिति है। निराला प्रेक्षागार उन्नाव में देख लिए, आप देख लिए तो वहाँ कुत्ते लूट रहे हैं, सुअर लूट रहे हैं। जब वो शहर में है, अगर सरकार है तो कितना अच्छा ऑडिटोरियम हो सकता है, मानक बन सकता है, लेकिन वहाँ नहीं। अगर उनके टॉयलेट में घुस जाओ तो आप जो है बर्दाश्त नहीं कर पाओगे ये हाल। तो ये सिर्फ कहने की बातें, काम कुछ नहीं होगा। तो चंद्रिका देवी के लिए मेरे मन में बहुत बड़ा, उसको राष्ट्रीय स्तर पर मंदिर की जो है प्रतिष्ठा माता की कृपा होगी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना कीमती समय हमको दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और उन्नाव की सभी जनता को, जहां तक हमारी वीडियो जा रही है, उनको हम बता देना चाहते हैं कि अगर आपने अशोक पांडे जी के ऊपर अपना बेटा समझ के आशीर्वाद दिया तो निश्चित तौर पर इनका कहना है कि हम उनके लिए सांसद नहीं, बेटा बन के काम करेंगे, और जितना पत्रकार भाई है उनके लिए भी आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि हम खुद एक पत्रकार थे। तो सभी लोगों को अगर इनको आशीर्वाद मिलेगा तो निश्चित तौर पे उन्नाव बदलेगा, क्योंकि जब अपना बेटा पावर में आता है तो निश्चित तौर पे माता पिता की नसीब बदल जाती है। तो अपने बेटे को आशीर्वाद देना होगा, तब जा करके हमारी लोगों की समस्याओं का समाधान होगा, अन्यथा इसी तरीके से समस्या बनती रहेंगी। जय हसीते उसको भी दिखाया था। तो आपसे क्या पत्रकार क्षेत्र के उम्मीद करें कि अगर वो किसी भी प्रकार से आप सिस्टम में आते, आपसे सवाल करेंगे, तो आप उनके ऊपर FIR करवाएंगे कि समस्या को ख़त्म करेंगे? देखो, आपको पता है जिस कंपनी के पास ये सड़क बनाने का ठेका है वो बहुत बड़े लोग हैं। वो PNC कंपनी, वो 3 भाई प्रवीण, नवीन और चक्रेश, बहुत भारतीय जनता पार्टी के वो
बहुत बड़े फंडर हैं भैया, वो कैसी भी सड़क बना दें उनके खिलाफ एक्शन होने की उम्मीद नहीं। एक भाई देखो राज्यसभा में बीजेपी से पहुंच गए, तो वो पीएनसी इतनी बड़ी कंपनी है जो कितना भी भ्रष्टाचार करे, सड़क की सड़क धंस जाए, उसके खिलाफ कोई एक्शन होने की उम्मीद नहीं। अगर मैं सांसद होता तो उनके खिलाफ अब तक इन दोनों घटनाओं पे कोई मर जाए, कौन जिम्मेदार होगा? तो को कहने का मतलब यह है कि पत्रकार बेबाक तरीके से अपना कार्य ईमानदारी से कर सकते हैं, उनके ऊपर कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं पत्रकारों को तो कम से कम देखा होगा, मैं भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। अभी दिल्ली में हमारा अधिवेशन हुआ तो मैंने ये सवाल उठाया सारे, मैं कांग्रेस के बड़े नेताओं से, भाजपा के बड़े नेताओं, आप सब हर पार्टी के बड़े नेताओं से हमारा डेलीगेशन मिला और इस बात की मांग की, 4 मांगे की कि पत्रकारों की सुरक्षा का प्रबंध होना चाहिए, पत्रकार सुरक्षा कानून बने। दूसरी बात, पत्रकारों के हेल्थ के लिए, पत्रकारों के अभी मान लो कि आप कहीं रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हम कहीं कर रहे हैं, भगवान न करे कोई घटना हो जाए तो पता लगा घर में कमाने वाला चला गया, तो पत्रकारों की पेंशन के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। और 2-3 राज्यों में इस बात की सफलता भी मिली है, उत्तराखंड में मिली है, झारखंड में मिली है कि पत्रकारों के लिए भी एक पेंशन योजना। मैंने उत्तराखंड में तो 10,000 रुपये भी पुष्कर सिंह धामी से कराई हम लोगों ने लड़ झगड़ के, झारखंड में हो गई, राजस्थान में और मध्य प्रदेश, वहाँ 20-20 हज़ार रुपये का कम से कम इतना हो कि अगर पत्नी पत्रकार हैं, बच्चे कहीं सेटल हो गए, बच्चे माँ बाप को नहीं पूछ रहे, तो 20,000 रुपये में उनकी रोजी रोटी चल जाएगी। तो और सरकार, बस आखिरी सवाल अब की बार, सरकार ने भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाने का दावा किया है और योजनाएं दबा के चला रही। उसका कहना है कि किसी भी व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को, किसी भी अधिकारी के सामने, नेता के सामने सर नहीं झुकाना। वो मिनी सचिवालय की व्यवस्था की, इसके पीछे मैं कई सारी खबरें चला चुका हूँ, इसके पीछे मैं पढ़ चुका हूँ। तो क्या आप सांसद? तो बेटा योगी जी की सरकार है, बड़ी सख्त सरकार है, तो इसका मतलब 10 रुपए की घूस हो गई 10 गुनी हो गई, और वो कहता ये है कि योगी जी की सरकार बड़ी सख्त सरकार है। आप इससे समझ सकते हैं भ्रष्टाचार, आप कॉमन मैन से पूछिए, उसको पता चल जाएगा कि जो है कितना व्यापक भ्रष्टाचार है, आप सोच लीजिए। एक बात ये बोल दे, चंद्रिका माता जी का जो दरबार, वहाँ पे उस दिन हम मौजूदा सांसद से सवाल किया था और आज अन्नू टंडन जी से भी सवाल किया, लेकिन दोनों लोगों ने जवाब नहीं दिया। आप क्षेत्र के हैं और आपके पास में ही चंद्रिका माता का दरबार है, और योगी आदित्यनाथ ने ये भी कहा था कि मंदिर से विकास होता है, और ये बात सत्य है, विकास होता है, लेकिन मंदिर के कितने % विकास हुआ आप भी जानते हैं। वहाँ पे जितनी योजनाएं हैं सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी हुई हैं। तो कम से कम चंद्रिका माता के दरबार को सही कराया जाए। तो आप जैसे ही जीत के जाते हैं तो चंद्रिका माता जी का दरबार सही करवा देंगे? मेरे मन में है, मैं सांसद बना, इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है, बनूंगा ही, तो माता चंद्रिका को देवस्थानम जैसा शानदार बनाऊंगा। लोग जाएंगे, दूर दूर का बड़ा नाम, उनको मैं देवस्थानम जैसा महत्वपूर्ण बनाऊंगा। वहाँ लोग आएंगे, पर्यटन की दृष्टि से उसको बहुत अच्छी तरह से विकसित किया जाएगा। आज मैंने कहा नहीं, उन्नाव दुनिया में मशहूर हो सकता है। इतने साहित्यकार, इतनी क्रांति, चंद्रशेखर आजाद, सुखकांत त्रिपाठी, आचार्य दुलारे वाजपेयी, राजा राम भगत सिंह, गुलाब सिंह लोधी, कितने क्रांतिकारी, कितना नारायण मिश्र, हरिश्चंद्र पांडे, कितने, इवन भगवती चरण वर्मा, लेकिन किसी भी आदमी ने, आप ये बताओ, हमारे काका पैसवारी, चंद्रभूषण तिवारी, रमई काका, जिन्होंने रिकॉर्ड बनाया आकाशवाणी का कंटिन्यूअस, हमेशा नहीं कोई पीछे छोड़ा उन्होंने। क्या है उनके गांव में, जब किसी ने ये भी नहीं सोची कि उनका भव्य स्मारक, भव्य प्रतिमा, कोई भव्य लाइब्रेरी उनके नाम, निराला जी के नाम पे गढ़ा पुलों में कितना कांग्रेस समय हो रहा है, लेकिन आज भी क्या स्थिति है। निराला प्रेक्षागार उन्नाव में देख लिए, आप देख लीजिए, वहाँ कुत्ते लूट रहे हैं, सुअर लूट रहे हैं। जब वो शहर में है, अगर सरकारें ध्यान दें तो वो कितना अच्छा ऑडिटोरियम हो सकता है, एक मानक बन सकता है, लेकिन वहाँ नहीं। अगर उनके टॉयलेट में घुस जाओ तो आप जो है बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, ये हाल। तो ये सिर्फ कहने की बातों में काम कुछ नहीं होगा। तो चंद्रिका देवी के लिए उसको राष्ट्रीय स्तर पर मंदिर की जो है प्रतिष्ठा माता की कृपा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमको दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और उन्नाव की सभी जनता को, जहां तक हमारी वीडियो जा रही है, उनको हम बता देना चाहते हैं
कि अगर आपने अशोक पांडे जी के ऊपर अपना बेटा समझ के आशीर्वाद दिया तो निश्चित तौर पर इनका कहना है कि हम उनके लिए सांसद नहीं बेटा बन के काम करेंगे और जितना पत्रकार भाई है उनके लिए भी आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि हम खुद एक पत्रकार थे। तो सभी लोगों को अगर इनको आशीर्वाद मिलेगा तो निश्चित तौर पे उन्नाव बदलेगा, क्योंकि जब अपना बेटा पावर में आता है तो निश्चित तौर पे माता पिता की नसीब बदल जाती है। तो अपने बेटे को आशीर्वाद देना होगा, तब जा करके हमारी लोगों की समस्याओं का समाधान होगा, अन्यथा इसी तरीके से समस्या बनती रहेंगी। जय। आप देख रहे हैं टीवी भारतवर्ष। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एवं ऐप डाउनलोड करें प्ले स्टोर से।